नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयोग पर आपका स्वागत है। आज हम जो चार प्रमुख सुर्खियां हैं उनको लेकर के आपके सामने जो चर्चा करेंगे, उनमें सबसे प्रमुख है उपराष्ट्रपति का केंद्रीय मंत्रियों से उनके काम के बारे में लेखा जोखा। ये महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि अभी तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और ये संवैधानिक तौर पर कितना सही है या गलत है, इसको लेकर के अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लेकिन इसको लेकर के एक उपराष्ट्रपति के सेक्रेटेरिएट से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन के बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अपने काम का लेखा जोखा पिछले 11 सालों में क्या क्या किया है उन्होंने उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करना भी शुरू कर दिया है। अब जो उपराष्ट्रपति भवन की तरफ से जो डॉक्यूमेंट या जो इशू किया गया था जो है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो डॉक्यूमेंट जो डिटेल चाहिए था उसमें था कि द स्ट्रक्चर एंड मैंडेट ऑफ द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, इसमें था कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड अचीवमेंट। पिछले 11 साल का उनका जो भी परफॉर्मेंस था उसको लेकर के, और इस दौरान जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनके थर्ड टर्म में, तीसरे टर्म में, और फ्यूचर प्लान्स, इसको उजागर मतलब इसको बताना था। और इसके लिए एक बाकायदा नोडल वो किया गया है जो प्रधानमंत्री जो उपराष्ट्रपति के पीएस हैं चंद्रशेखर जी, केरल कैडर के आईएएस, वो इसकी पूरा इसका कोऑर्डिनेशन का जिम्मा उनके पास है। जो लॉ मतलब लीगल डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, उनके जो प्रमुख अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये इसमें इस तरह का कोई संवैधानिक ब्रेकडाउन जैसी बात नहीं है। ये सिर्फ उपराष्ट्रपति को उन विभागों के बारे में एक समझ के लिए की गई एक्सरसाइज है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज अपने आप में पहली बार हो रही है, इसलिए इसने लोगों के कान जरूर खड़े किए हैं। दूसरा प्रमुख इशू है जिस पर लंबे समय से विवाद और चलता रहा है, वो ये है कि तमिलनाडु सरकार ने एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय कर लिया है। जो पहले दौर की जो एसआईआर एक्सरसाइज थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट में, वो प्रक्रिया पूरी हो गई थी, वो केवल बिहार के लिए थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 और राज्यों में ऐसा करने का निर्णय किया है। उसमें कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें तुरंत चुनाव होने वाले हैं, जैसे तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल, केरल, इस तरह के राज्य हैं। आसाम हालांकि उसमें नहीं है, वहाँ भी चुनाव तुरंत होने वाले हैं। वहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया भी हुई है, तो एसआईआर की लिस्ट आने वाली है, उसके बाद वहाँ पर कुछ इस तरह का किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी एसआईआर प्रक्रिया होने जा रही है। तो ये कुल मिला करके जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इसको लेकर के 2-3 राज्य ज़्यादा मुखर हैं, जैसे केरल, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। कि तमिलनाडु ने, केरल और तमिलनाडु ने एक साथ इस मामले को उठाना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तो दंगों तक की धमकी दी थी कि अगर एसआईआर होगा। हालांकि वहाँ पर एसआईआर का जो किट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और वहाँ आज से कल सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और वहाँ एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और चुनाव आयोग इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि चुनाव आयोग का कहना है कि ये संवैधानिक जिम्मेदारी है उनकी, और वो इसको पूरी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे। और प्रदेश सरकार अगर इसमें अड़ंगा लगाती है, प्रदेश सरकार इसमें कोई मुश्किल करती है, तो उसको संवैधानिक तरीके से निपटा जाएगा। ये मामला तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि तमिलनाडु की सरकार उन्हीं बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने
आगे वर्डिक्ट पहले ही वर्डिक्ट दे चुका है। शायद और इसको स्वीकार करना ही अपने आप में आश्चर्यजनक बात हो सकती है, लेकिन चूंकि विपक्ष की किसी भी बात को सुप्रीम कोर्ट बहुत उत्साह के साथ सुनता है, तो ये बात सुनी जा सकती है। तो उसके बाद जैसा भी होगा उसको हम फिर आपके समक्ष लेकर आएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण मसला है ओपिनियन पोल जो आया है। आज चूंकि प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके पहले जो ओपिनियन पोल्स आए हैं वो ओपिनियन पोल्स जो है वो एनडीए को बढ़त दिखाते हुए बता रहे हैं, और एनडीए को लगभग 120 से 140 सीटें ओपिनियन पोल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ ओपिनियन पोल या कुछ जो अति उत्साही लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की जीत जो होगी वो अनप्रेसिडेंटेड होगी। ऐसी जीत पहले न भूतो न भविष्यतो जैसा उनका दावा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। लगभग सारे जगहों के ओपिनियन पोल्स ये बता रहे हैं कि बिहार में बड़े आराम से एनडीए चुनाव जीत रही है। यहाँ तक कि जो फलौदी सट्टा बाजार है, उस सट्टा जनरली फलौदी का सट्टा बाजार गलत नहीं होता है, उस सट्टा बाजार के हिसाब से भी बीजेपी 125 सीटों से ज़्यादा जीतने वाली है, जो कि सिंपल मेजॉरिटी के लिए 124 सीटों से क्लियर कट ज़्यादा है। तो अगर इन सब को, जितने ओपिनियन पोल हैं, जितने बाकी लोग जो वहाँ यात्रा कर रहे हैं, जो लोग चुनाव कवर करने गए हैं, और जितने सेफोलॉजिस्ट हैं, जितने बाकी और जर्नलिस्ट हैं, अगर उन सब के असेसमेंट को देखें, उन पर चर्चा करें और उनको उनका लब्बो लिबाब या उनका सार निकालें, तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर, उसमें हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, अगर इन सब का जो एक एनडीए का गठबंधन है वो बहुत आसानी के साथ बिहार का चुनाव जीतने वाली है। मतलब एनडीए की सरकार वहाँ एक बार फिर रिपीट होने वाली है। नीतीश कुमार लगभग 20 साल से वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद, अगर मुख्यमंत्री को लेकर के कोई और चर्चा नहीं आई, तो शायद एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो चौथा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आजकल दिल्ली में और सोशल मीडिया में बड़ी सरगर्मी से चर्चा हो रही है, वो दिल्ली दंगों के अभियुक्त को लेकर के राजनीति की उनकी जमानत को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और लगातार चर्चा हो रही है कि उनको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, इसको लेकर के। और जो है इसमें शर्जील इमाम हैं, और उसके बाद उमर खालिद हैं, इस तरह के 4-5 लोग हैं जिनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये 5 साल से जेल में हैं, इनको जमानत नहीं मिली है। बेल इज़ द रूल, बेल इज़ द रूल, और मतलब जेल इज़ एक्सेप्शन। ये इस तरह के डिक्टम, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन शायद ग्रेविटी ऑफ द केस या ग्रेविटी ऑफ द मैटर को कोई बात नहीं करता है। और ये बात जो लोग करते हैं वो एजेंडा है, वो लोग कभी हिंदू टेरर में जब प्रज्ञा ठाकुर को या कर्नल पुरोहित को या और बाकी लोगों को, असीमानंद को 8 साल तक बिना ट्रायल के, बिना जमानत के जेल में रखा गया 9 साल तक, उस समय इस मामले में चुप्पी रहती है। और उसके अलावा जो अभी जो किसान आंदोलन के दौरान अजय मिश्रा टेनी के लड़के एक मामले में जेल में हैं, उनकी जमानत को लेकर के, उनकी जमानत कैंसिल कराने को लेकर के ये पूरा एजेंट ग्रुप एक्टिव हो गया था। तो ये सेलेक्टिविटी है, लेकिन इस सेलेक्टिविटी पर कोई चर्चा नहीं करता। ये सेलेक्टिविटी लगातार बनी रहेगी और बात रहेगी, लेकिन दोनों तरफ से इस बात पर घमासान है, राजनीति हो रही है कि उमर खालिद और उनके बाकी लोगों को मतलब उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों को जमानत मिलनी चाहिए। और जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कानून के तहत
इस मामले में फ़ैसला देना है। 5 साल से ज़्यादा वो जेल में है। जमानत मिल जाएगी तब भी इस पर चर्चा होगी, नहीं मिलेगी तब भी इस पर चर्चा होगी। तो ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी इस बात को लेकर के चर्चा जारी है। कल जो शरजील इमाम और जो लोग जेल में हैं उनके वकीलों ने अपनी बात को कल ख़त्म किया। अब आज कुछ और चर्चा होनी है, उसके बाद इस मामले में फ़ैसला होना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।